आरडब्ल्यू के अध्यक्ष विवेक सहगल जी, महामंत्री जो बहुत ही ऊर्जावान हैं ऐसे राजन गर्ग जी, जनरल सहगल साहब और आरडब्ल्यू के एक्स प्रेसिडेंट्स खरबंदा साहब सामने बैठे हैं, सतेंद्र कुमार जी बैठे हैं, मिसिस खरबंदा बैठी हैं और अगर और भी कोई लोग हों उन सबको मेरा प्रणाम। कोरोना काल में आप सबको स्वस्थ रहने की बहुत बहुत बधाई और आगे भी हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इस गणतंत्र दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वाभाविक है कि आज का दिन बहुत हर्ष और उमंग का है। 1950 में आज के दिन हमने अपने आप को गणतंत्र, एक रिपब्लिक के रूप में घोषित किया था। गणतंत्र में दो शब्द हैं, एक गण और एक तंत्र। गण हम सब लोग हैं, गण हम सब लोग हैं। जैसे हम बोलते हैं सदस्य गण, शिव के गण, गणपति, तो गण तो हम सब हैं। और जिस तंत्र की रचना हम सब लोग करते हैं मिलकर, वो गणतंत्र कहलाता है और अंग्रेजी में रिपब्लिक डे कहते हैं। अब रिपब्लिक शब्द जो है वो हमारे पास तो अंग्रेजी में आया, पर उससे पहले ये अंग्रेजी में था और उससे पहले फ्रेंच में था और उससे पहले लैटिन में था। और रिपब्लिकन अरेंजमेंट का अर्थ है कि आपका जो शासक है वो कोई तानाशाह नहीं, वो कोई राज परिवार से नहीं, मोनार्की से नहीं, बल्कि आपका अपना चुना हुआ है। और गणतंत्र का ये भी कह सकते हैं कि वो शासन व्यवस्था जो लोग अपने लिए, अपने आप, अपने द्वारा चुनते हैं। इसको अब्राहम लिंकन ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा था, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और हम में से कुछ लोग अपनी सेवा के लिए और कुछ जन सेवा के लिए चुनाव में भाग लेते हैं, प्रत्याशी होते हैं और वो अपनी अपनी कार्य प्रणाली, अपनी नीतियाँ हम सबके सामने रखते हैं। और साधारणतः ये आशा की जाती है कि जो मतदाता हैं वो प्रत्याशी को देखें, उसकी नीतियों को देखें और अगर वो सिटिंग मेंबर हो तो फिर उसका कार्यकाल कैसा रहा इस बात पे वो ध्यान दें और तभी मतदान दें। हम में से बहुत सारे लोग सरकार की शिकायत करते हैं, एमएलए की शिकायत करते हैं, एमपी की शिकायत करते हैं, पर उसमें हम लोगों को भी कुछ ना कुछ आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमने क्या वोट डालने से पहले सोचा था क्या किसको वोट दे रहे हैं? हमने क्या उस प्रत्याशी की नीतियां देखी, उसके कैरेक्टर को देखा, उस पर ध्यान दिया? और ये ठीक है कि कई नेता होते हैं जो बेईमान होते हैं, चोरी करते हैं, हम लोग दुखी होते हैं। मैं तो ऐसे नेताओं के बारे में भी जानता हूँ। एक नेताजी ने तो जानवरों का चारा ही चुरा लिया, वर्षों तक चुराया और वो जेल गए। और चारा क्यों चुराया? सरकार की तरफ से धन का बंटन होता था चारे का। अब किसी मनुष्य के लिए हुआ हो कुछ प्रबंध तो इंक्वायरी में पूछा जा सकता है भाई आपको राशन मिला कि नहीं मिला। अब गाय भैंस से तो कोई पूछ नहीं सकता, तो इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका समझा गया कि हम चारे का ही घोटाला करें। पर जब वो मामला सामने आया तो वो भी इतनी मूर्खता से किया गया कि चारे के ट्रक के नंबर लिखे हुए हैं और बाद में पता लगा कि वो नंबर तो किसी स्कूटर का है, जहाँ किसी टेम्पो का है और वो असम का है या दिल्ली का है, बिहार का है ही नहीं।
मैं हिमाचल में बीजेपी का प्रभारी था। एक नेताजी थे, नाम नहीं लूँगा किसी का भी यहाँ, वो पहले केंद्र में मंत्री थे। उन पे जांच हो गई तो पता लगा कि कुछ सालों में कई 100 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में जमा हो गया। उनसे पूछा कि ये पैसा कहाँ से आया, तो उन्होंने बड़ा भोला सा जवाब दिया कि मेरे एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं, वहाँ से प्राप्ति हुई। अब एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो पर कहा कि जिस एग्रीकल्चर इनकम का आमदनी आपको प्रति वर्ष 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया एकड़ होती थी, वो सडनली 10-20 करोड़ रुपए पर एकड़ कैसे पहुंच गए। और एक मंत्री और भी केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मेरे को एग्रीकल्चर की इनकम हुई, तो कहा फार्म कहाँ है अपना, कहा मेरी कोठी में जो गमले हैं उनमें मैं एग्जॉटिक वेजिटेबल्स उगाता हूँ जो बहुत महंगी बिकती हैं। अब ये सब लोग तो दोषी हैं ही, उनको सजा भी मिलनी चाहिए, परंतु हम में से जो लोग वोट देने नहीं जाते, मतदान देने नहीं जाते, सरकार की तरफ से छुट्टी होती है पर घर पे बैठे रहते हैं, कोई पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो क्या हम दोषी नहीं है? सच में हम में से वो लोग जो बिना कैंडिडेट देखे, जो बिना उनकी नीतियां देखे, और जो लोग वोट देने नहीं जाते, वो भी उतने ही दोषी हैं जितने कि ये नेता। जमाना बेअदब है, बेवफा है, बेसलीका है, मगर उल्फत में हमने भी तो बहुत सारी नादानियां की हैं, हमारी मूर्खताएं भी तो बहुत सारी हैं। चुनाव जब धरातल पर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। मजहब क्या है, जाति क्या है, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वोट खरीदे और बेचे जाते हैं, और अब तो जनता को कलेक्टिव रिश्वत उसको भी किया जाता है। इतनी बिजली फ्री, इतना पानी फ्री। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। भेड़ों ने अपने गडरिये का चुनाव करना था। भेड़ों ने अपने लिए गडरिये का चुनाव करना था। गडरिये ने कहा, आप सबको बहुत ठंड लगती है, मैं चुनाव जीत गया तो सबको एक एक कंबल दूंगा। भेड़ें खुशी से नाचने लग गई। पर एक मेमना था, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ गडरिये के पास तो कोई ऊन है ही नहीं, तो ये कंबल बनाएगा कहाँ से? आपको बात तो समझ में आ गई होगी कि उन्हीं भेड़ों की ऊन मूंढकर ही उनको, तो जिंदगी में फ्री कुछ नहीं होता। फ्री तो देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच। तो जब इस तरह के वादे किए जाते हैं तो हमको ये भी सोचना चाहिए। और मैंने कई चुनाव में हिस्सा लिया। शराब की एक बोतल पे लोग बिक जाते हैं, 500-500 रुपए के नोट के ऊपर वोट खरीदे और बेचे जाते हैं। और अगर आप वोट देने न जाएं, शराब की बोतल लेकर वोट दें, यदि आप 500 रुपए का नोट लेकर वोट दें, तो फिर आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। यूं तो दुनिया में कोई शख्स भी अनमोल नहीं, तुम बिके जितने पर उस दाम पर रोना आ गया। इतने सस्ते बिक गए हम लोग। मित्रों, ये रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं, पर एक बात ये भी याद रखें कि 26 जनवरी 1950 को कोई नया देश जन्म नहीं लिया था। एक नई व्यवस्था आई थी इलेक्शन की, और हम सब लोग अपनी सरकार कैसे चुने उसका अरेंजमेंट था। वैसे तो हम लोग बहुत पुराना राष्ट्र हैं, परंतु कई बार लगता है कि हम राष्ट्र कम हैं और भीड़ ज्यादा है। बिना बात के विवाद। अभी सरकार ने फैसला किया कि इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। व्हाट्सएप मैसेज आए, ट्विटर पे भी चर्चा हुई कि भाई वो कैनोपी तो अंग्रेजों की बनाई हुई थी, और उसके पीछे नेताजी जिन्होंने आज़ादी में इतना बलिदान दिया,
उनकी मूर्ति लगाने से तो उनका अपमान हो जाएगा, और इसलिए मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। अरे भाई, ये बात आपको तब समझ में क्यों नहीं आई जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने संविधान बनाया, जो रिपब्लिक डे से जुड़ा हुआ है, वो उसी संसद भवन में बना जिसको अंग्रेजों ने बनाया था। आपके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, कमांडर इन चीफ जो ब्रिटिश फोर्सेस के थे, तीन मूर्ति हाउस पे जिनका घर था, उस घर को सरकारी प्रधानमंत्री का हमने आवास बनाया। वाइसरॉय हाउस, उसको राष्ट्रपति भवन कहा, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपति बनाया, वहां पे रहते हैं। और उस स्थान पर अगर अंग्रेजों की बनाई हुई कैनोपी के नीचे इन सब का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, नेताजी का अपमान है, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि अपने देश का अपमान कितनी जगह हुआ। और इससे लगता यह है कि अच्छा, कोविड के ऊपर जब ये वैक्सीन आई तो विवाद शुरू हो गया, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, किसी ने कहा इससे लोग नपुंसक हो जाएंगे। और मुझे याद है कि कई सारे प्रोपेगेंडा का असर ये हुआ कि कई जगह वैक्सीन लगाने के लिए टीम्स गई तो डॉक्टर्स और नर्सिस को लोगों ने पीट के भगा दिया। तो उससे बहुत बार लगता है कि हम लोग एक राष्ट्र कम और भीड़ ज्यादा है। जब मंजिल जुदा जुदा है, मकसद जुदा जुदा है, भीड़ तो जमा है, पर ये कारवां नहीं है, हम कहीं पहुंच ही नहीं सकते। जब हमें आज़ादी मिली तो तब बहुत सारे लोग कहते थे कि भारत एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता, एक देश हो ही नहीं सकता। विदेशों में किताबें लिखी गई कि इंडिया विल ब्रेक, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे प्रदेश हैं, मजहब हैं, जातियां हैं, पर हम एक दूसरे देश के रूप में स्थापित हुए और आज भी एक, जिसे कहना चाहिए, समृद्ध और बहुत ही मजबूत राष्ट्र के रूप में दुनिया में उभरे हैं। अब समस्या ये थी कि अंग्रेज तो चले गए, पर उसके बाद हम लोग अपने देश को चलाएंगे कैसे। तो उसके लिए एक समिति का गठन हुआ और उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, पर उसकी फॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो हुई 26 जनवरी 1950। और दो तीन बातें इस संविधान के बारे में मैं आपसे और साझा करना चाहता हूं। एक तो इसको, पूरे संविधान को हिंदी और अंग्रेजी में कैलीग्राफी में लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। और लिखने वाले थे दिल्ली के एक निवासी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उनका हैंडराइटिंग, आज तो हम हैंडराइटिंग भूल ही गए, आज तो आईपैड और कंप्यूटर पे उंगलियां चलती हैं, स्पेलिंग भी भूलते जा रहे हैं, टेलीफोन नंबर भी लोगों के भूल गए, सब काम मशीनों ने ले लिया। पर उन दिनों अच्छे हैंडराइटिंग, उसे खुशखत कहा जाता था, और एक कैलीग्राफी आर्ट था। तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा। और नंदलाल बोस करके एक बंगाल के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनको बुलाया गया, और जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रतिलिपियों के ऊपर नंदलाल बोस ने जिन सिद्धांतों से, जिन लोगों के जीवन की प्रेरणा से ये संविधान का निर्माण हुआ था, उनके चित्र बनाए गए, बहुत सुंदर। उसमें वैदिक काल के समय के चित्र हैं, रामायण के चित्र हैं, महाभारत के चित्र हैं, मोहनजोदाड़ो के चित्र हैं, बुद्ध का उपदेश है, महावीर के जीवन, मौर्य, गुप्त, इस सब काल के बहुत बहुत सुंदर चित्र हैं। काफी देर तक तो वो दोनों प्रतियां संसद भवन का जो पुस्तकालय है उसमें रखी रहीं। बाद में किसी को ध्यान आया कि कागज और स्याही वक्त के साथ कमजोर पड़ जाती है, इनको सुरक्षित रखना चाहिए। और इजिप्ट से बात की गई, वो ममीज को जो 5-5 हज़ार साल पुरानी हैं उनको सुरक्षित रखते हैं, उनसे विदा ली गई।
अमेरिका से कुछ टेक्नोलॉजी ली गई और हीलियम और नाइट्रोजन से भरी हुई एक कास्केट के अंदर अब वहाँ पे संसद भवन में सुरक्षित रखी हुई है। अभी नया संसद भवन बन रहा है। मेरे जैसे कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि ये संविधान तो कोई देख ही नहीं सकता, ये तो बंद है, तो कम से कम इसको इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ये पूरा का पूरा कोई व्यक्ति अगर चाहे तो देख सके, तो उसको वहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए और शायद होगी भी। हमें गणतंत्र घोषित हुए 73 वर्ष बीत गए। हमने कुछ सफलताएं भी हासिल की और कुछ मामलों में हमसे गलतियां भी हुई। हमारी 3 तो बड़ी सफलताएं हैं मेरी दृष्टि से, और एक गलती का हमने बहुत अच्छे तरीके से अभी हाल के समय में सुधार किया है। सबसे बड़ी सफलता मैं मानता हूं जो पहली है वो 1971 में जो लड़ाई भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीती, पाकिस्तान को तोड़ दिया, बांग्लादेश का जन्म हुआ, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया और उनको बिना शर्त छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे सैनिकों का शौर्य और इंदिरा जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को धूल छिटा दी। तो अभी आप सब लोग ताली बजा रहे हैं अपने सैनिकों के शौर्य के लिए और इंदिरा जी के नेतृत्व के लिए। दूसरी बड़ी सफलता जिसे मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में है, पोखरण का परीक्षण, एटॉमिक एक्सप्लोजन, बहुत बड़ी घटना थी। 11 मई 1998 पूरी दुनिया सो रही थी, किसी को मालूम नहीं हुआ। अब्दुल कलाम साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, और कंप्लीट सीक्रेट, पूरी दुनिया चौंक गई। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उनसे पहले नरसिम्हा राव भी रहे थे। नरसिम्हा राव और अटल जी के संबंध अच्छे थे। अटल जी ने बाद में कहा भी कि बम तो पहले से तैयार था, मैंने तो केवल उसका विस्फोट किया। नरसिम्हा राव भी करना चाहते थे, पर खबर लीक हो गई, बाहर निकल गई। अमेरिका और यूरोप के देशों ने प्रेशर किया और जब एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई। और तब अटल जी ने संसद में कहा था, ये बदला हुआ भारत है जो दुनिया से आंख मिलाकर और हाथ मिलाकर चलना चाहता है, यह किसी प्रतिबंध से झुकेगा नहीं, शांति और सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब्दुल कलाम ने कहा था, ताकत सम्मान लाती है। तीसरा, अभी हाल में 5 अगस्त 2019 को सरकार ने 35 ए और 370 को समाप्त कर दिया। ये संविधान में 2 धाराएं थी। इन धाराओं को धोखे से बाद में जोड़ा गया था। ये कहा जाता था कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हम लोगों ने JNK के साथ साइन किया उसमें थी। बिल्कुल गलत है। भारत सरकार ने 560 देसी रियासतों के साथ समझौता किया था। जो बाकी 559 के साथ किया था, एग्जैक्टली कॉमा फुल स्टॉप के साथ, वही समझौता जम्मू कश्मीर के साथ हुआ था। कोई अंतर नहीं था। आपकी जेब में कोई नोट है, जरा निकालें अपनी अपनी जेब से नोट, जरा एक एक। मांगूंगा नहीं मैं, चिंता नहीं करिए, चिंता नहीं करिए। जिनकी जेब में है वो निकालें और पड़ोस में दिखाएं। आपके नोट के पीछे खरबंदा साहब 15 भाषाओं में उस नोट का डिनोमिनेशन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 15 भाषाओं में। ये 15 भाषाएं जो हैं, ये हमारी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की 22 हैं, उनमें से ये 15 है।
They are mentioned in the Constitution schedule, and these 15 are out of those 22. उसमें एक 5वें नंबर की भाषा है, जरा देखिए, मत रखिए अभी पर्स, 5वें नंबर की भाषा देखिए जरा। 5वें नंबर की जो भाषा है वो कश्मीरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल की भाषा। भारत सरकार के 1948 और 49 के बाद जितने करेंसी नोट छपे करोड़ों में, उन सब में लिखी हुई भाषा कश्मीरी। पर यह दुनिया में एकमात्र भाषा है जिसके लिए कोई टीचर नहीं है। ये ऐसी भाषा है जो पिछले 75 साल में किसी विद्यार्थी ने पढ़ी नहीं है। 370 के कारण एक भाषा की हत्या हो गई। 370 के कारण एक संस्कृति जो कश्मीरी पंडितों के माध्यम से चलती थी, जो कश्मीरी संस्कृति के जो वहाँ की मौलिक संस्कृति थी, ओरिजिनल कल्चर था, उसके फ्लैग बेरर्स थे, ध्वजवाहक थे, वो समाप्त हो गए और उनके साथ उनकी जुड़ी हुई संस्कृति भी वहाँ पे खत्म हो गई। इस मामले में मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव हैं, पर वो कहने का यहाँ समय नहीं है। परंतु हमने 370 को एक गलती की थी, हमने, गलतियां हो जाती हैं, जो काम करते हैं गलतियां उन्हीं से होती हैं। 35 से और 370 गलती थी, ऐतिहासिक भूल थी, वो हमने सुधारी। और कश्मीर में स्थिति कैसे बदली, आपको याद होंगे वो वीडियो, असहाय सैनिक सड़क पे श्रीनगर में पहलगांव में जा रहे हैं और लोग उन पे ऊपर पत्थर मार रहे हैं और सैनिक कुछ कर नहीं पा रहे, अपमानित किए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं। रोज वहां मरने मारने की खबर आती है, अभी कभी कभी आती है, पर अब सैनिकों के ऊपर कोई पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं करता और ना ही तिरंगे का अपमान करता है। आपको शायद ना मालूम हो, पर कैपिटा allocation of resources by center in case of Jammu Kashmir was 10 to 20 times more than states like UP, Bihar and Haryana. All these years, the per capita allocation of resources, और बदले में क्या मिलता था, तिरंगे का अपमान, सैनिकों के ऊपर पत्थर, और ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते थे कि अगर आप उनको सुन लें तो आपका खून खौल जाएगा। मित्रों, ये जो कश्मीर में हुआ, अभी भी वो लड़ाई अधूरी है। 5 लाख पंडित अपने घरों को वापस नहीं जा पाए, अभी भी उनमें असुरक्षा की भावना है, स्वाभाविक है, पर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और एक जो ऐतिहासिक भूल की थी उसको सुधारना भी मैं उपलब्धि मानता हूँ। चौथी बड़ी उपलब्धि, स्वदेशी कोविड विरोधी टीका और उसका वितरण, बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितने टीके लगे, करोड़ों में। और ये एक अमेरिका के हॉस्टन के बॉयलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के डीन हैं, उनका नाम है डॉक्टर पीटर हॉटेस। उन्होंने एक इंटरनेशनल मैगजीन में आर्टिकल लिखा, उसमें एसेंस ये था कि भारत ने जो 2 वैक्सीन विकसित कर दी, उसने दुनिया को मौत के मुंह से जाने से बचा लिया। अगर भारत नहीं करता तो पूरा विश्व में करोड़ों लोगों की मौत होती है। सबसे बड़ी तो भारत है, हर दुनिया में छठा आदमी भारतीय है, 138 करोड़ की जनसंख्या है। अगर हम खुद ना बनाते तो इतनी मात्रा में वैक्सीन हमें देता कौन? कोई नहीं दे सकता था। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मैंने नेट पे किया था, इसका कीमत, एक डोज की कीमत 15 से 25 US डॉलर के बराबर है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर भारत ने वैक्सीन ना डेवलप की होती तो एक वैक्सीन की कीमत आसानी से 50 से 100 डॉलर के बीच में होती।
उनके ऊपर डेटरेट ये है कि भारत सस्ती वैक्सीन देने के लिए तैयार है। अब आप में से बहुत लोग बहुत अच्छे व्यापारी हैं, गणित को मेरे से अच्छा जानते हैं। आप अगर $20 भी प्रति डोज मान लें तो कितने की ये सब डोज लगी होंगी। मैंने एक मोटा मोटा हिसाब किया था, मेरा गणित कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है। 326 करोड़ रुपए की, 326 करोड़ डॉलर, 326 करोड़ डॉलर्स, और रुपए में शायद लगाएं तो 2,43,000 करोड़ की वैक्सीन अभी तक लग चुकी है। इसमें वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है, उन 2 उद्योगपतियों का जिन्होंने दिन रात अपने रिसोर्सेज लगा के वैक्सीन का निर्माण किया, और भारत सरकार का जिन्होंने बिल्कुल उनके लिए रेड कॉरिडोर बना दिया। किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए 1 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ा। हमने तो कॉमनवेल्थ देखा है, कितने कितने टाइम लैग हुए थे और कैसी कैसी करप्शन हुई थी। और वैक्सीन जैसा बड़ा कार्यक्रम, और मेरी जिससे भी बात होती है सब कहते हैं कि कोई खास दिक्कत नहीं हुई। और रानीखेत में मेरी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, वहाँ लोग काम करते हैं, गांव गांव से आते हैं, उन सबको भी वैक्सीन लगा है और वैक्सीन कोने कोने पर पहुंचा है। और मैंने पहले भी निवेदन किया था कि कई बार हम देश नहीं रहते, भीड़ हो जाते हैं, तो कोरोना की दवाई के खिलाफ और किस तरह से कुप्रचार हुआ, और उसकी वजह से कई लोगों ने कोरोना का टीका ही नहीं लगवाया और वो बेचारे चले गए। और उस पर एक बड़ा अच्छा सा शेर है, कुछ लोग अपनी हिम्मत से तूफान की जद से निकल गए, कुछ लोग मगर मलाहों की सलाह के भरोसे डूब गए। तो गलत आदमी की सलाह नहीं सुननी चाहिए। अगर समय आ गया है और अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन लगाएं। हमारे साथ एक दिक्कत ये है, जो जिस तरह का इस वैक्सीन का भी विरोध हुआ, 1947 तक तो वी वर रूल्ड बाय द एलियंस, and since 1947 for a large part we have been ruled by the alienated, जिनको इस देश की समझ नहीं है। और आप सरकार का विरोध करें, आपका अधिकार है, आप नीतियों में दोष निकालें, जरूर करना चाहिए। और सरकार की आलोचना करना तो एक स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है। इट इज ए सिम्टम ऑफ ए हेल्दी डेमोक्रेसी। पर मोदी विरोध में इतने अंधे हो जाएं कि हम देश का विरोध करना शुरू कर दें, वो गलत होगा। और मेरे को बहुत दुख लगता है जब मैं देखता हूं कि बहुत बार अपोजिशन लीडर्स एंड पाकिस्तान आर ऑन द सेम पेज। मैं अभी एक सेमिनार में, इंटरनेशनल सेमिनार था इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे, और उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ के काफ़ी रिस्पेक्टेबल लोग थे, बहुत सारे लोग थे पाकिस्तान से। जूम पे हुआ था, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो कसूरी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने कहा थिंग्स आर बिकम वेरी डिफिकल्ट आफ्टर ए हिंदुत्व गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर in India, and things can improve between India and Pakistan only when, he didn't use the word, but he meant was when Narendra Modi and BJP are out of power. और उसको इनडायरेक्टली मणिशंकर अय्यर ने सपोर्ट भी किया। फिर मैंने उनको याद कराया उसमें कि 1947 में पहली लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान की, तो हुआ थी प्राइम मिनिस्टर नेहरू, हुआ थी प्राइम मिनिस्टर। 1971, 1965, 1960 Indo-Pakistan war happened. Who was the Prime Minister? Soft man, good man, God's own man, Lal Bahadur Shastri. 71, Indira Ji was the Prime Minister. And then 1999, Kargil happened. Atal was the Prime Minister. तो इंडिया और पाकिस्तान के तो बेसिक सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस है, इससे गवर्नमेंट ऑफ द डे का कोई लेने देना नहीं। तो मणिशंकर अय्यर हैड टू कंसीड दिस पॉइंट दैट वेल वी हैव, मैंने कहा इनफैक्ट इस 7 साल में तो
भारत और पाकिस्तान में कोई लड़ाई नहीं हुई। अब उपलब्धियों की तो बात कर ली, 2-3 जो प्रॉब्लम हमारे सामने हैं मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। एक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयबल की है। अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयबल की है। मैं पब्लिक लाइफ में रहा हूं तो लोग नौकरी मांगने आते थे मेरे पास, अभी भी आते हैं पर उसमें बहुत ज्यादा आते थे। तो 24, 25, 26 साल का लड़का खड़ा है आपके सामने, किसी ने भेजा है, बड़ा रिस्पेक्टफुली खड़ा है, बेटा क्या चाहिए? सब नौकरी चाहिए। अच्छा क्या करोगे? सब आप जो कहोगे। चलो बेटा बड़ी अच्छी बात है। आप ड्राइवर का काम जानते हो? नहीं साहब ड्राइविंग तो कभी नहीं की। आप कुक का काम जानते हो? सब दाल चावल बना लेता हूँ। बगीचे का काम माली? नहीं साहब मैं मिट्टी में हाथ नहीं डालता। अच्छा प्लम्बर का काम? नहीं सर। इलेक्ट्रीशियन? कभी किया नहीं जी। तो क्या करोगे? जो आप कहोगे। क्या करोगे? जो आप कहोगे। तो प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, पूरी एक जनरेशन का बड़ा हिस्सा उनको इतनी रॉन्ग वैल्यूज और एजुकेशन दी गई है तो 8वीं 10वीं 12वीं किसी तरह से पास करके, वो भी नकल का एक कल्चर, और उसके बाद वो अनएम्प्लॉयबल हो गए हैं। और इस अनएम्प्लॉयबल लोगों के लिए कोई ना कोई रास्ता हमको ढूंढना होगा। दूसरा मैंने पहले ही जिक्र किया था कि चुनाव के अंदर जाति, मजहब, शराब की बोतल, 500 का नोट, 1000 का नोट, इन सब के ऊपर इस आधार पे जो मतदान होता है वो भी समाज के लिए खतरा है। ये समस्याएं अपनी जगह हैं, पर देश तो आगे बढ़ रहा है। और आज दुनिया में 60 ऐसे देश हैं जहाँ पे भारतीयों को, भारतीय पासपोर्ट को किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। वी डोंट नीड। नंबर हैज़ बीन इंक्रीजिंग and that is because of the improving profile of India in the world. जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो दुनिया में केवल 2 ही वजह से लोग भारत को जानते थे। एक तो ताजमहल की वजह से और दूसरा गांधी जी की वजह से। These were the only 2 global brands we had, गांधी जी एंड ताजमहल। अब पिछले कुछ वर्षों में 3-4 और जुड़ गए हैं उसमें। एक तो योगा। योगा इज ए इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ इंडिया नाउ। इंडिया इज एसोसिएटेड विद ए मिस्टिक साइंस कॉल्ड योगा एंड पीपल लुक एट अस विद ग्रेट रिस्पेक्ट। दूसरा आईटी। मैं पीछे अमेरिका गया था एक बार, तो पीपल थॉट इधर आई वाज ए डॉक्टर और आई वाज ए आईटी स्पेशलिस्ट। दे अज्यूम्ड इंडियन हैज टू बी वन ऑफ द टू। तीसरा, इस वैक्सीन की डेवलपमेंट में हमको और भी रिकग्निशन दिलाई है, अच्छी बात है। अब देखिए भारतीय मूल के लोग कहाँ कहाँ पहुंचे हैं। सुंदर पिचाई गूगल वाले, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट वाले, उनको भी सरकार ने रिकग्नाइज किया है, इंटरनेशनल ब्रांड को हेड करते हैं। पराग अग्रवाल ट्विटर वाले, लीना नायर शिनेल वाली, अरविंद कृष्णन आईबीएम वाले, अजय पाल सिंह बंगा मास्टर कार्ड वाले। ये भारत की बढ़ती हुई प्रोफाइल के सिंबल्स हैं। हाउ इंडियाज प्रोफाइल हैज गॉन अप इन द ग्लोबल मार्केट। और इंग्लैंड में तो और भी इंटरेस्टिंग है, वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर भारतीय मूल का है, वहाँ का होम मिनिस्टर प्रीति पटेल वो भी भारतीय मूल की हैं। तो आवर प्रोफाइल इज इंक्रीजिंग। और उसकी तुलना में पाकिस्तान, अगर दुनिया में कोई भी आतंकवादी घटना होती है
तो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ देखते कि इनका तो कोई हाथ नहीं। दैट इज देयर ग्लोबल ब्रांडिंग टुडे। एंड इनफैक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स की जो सीनेट है, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने 12 इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जो हैं वो पाकिस्तान में लोकेट किए हैं। सो लुक एट आवर ब्रांडिंग एंड लुक एट द ब्रांडिंग ऑफ पाकिस्तान। मैं अब अपनी बात खत्म करने की तरफ हूं। हम तरक्की कर रहे हैं, हम प्रगति पथ पर हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता, परंतु हमें अपने धर्म के प्रति वफादार रहना होगा। हमको अपने धर्म के प्रति वफादार रहना होगा। पर धर्म का अर्थ मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या चर्च में जाने का या वहां पूजा पाठ करने का नहीं है। हम में से हम सब का कई धर्म होते हैं। एक बिजनेसमैन है, खरबंदा साहब बैठे हैं सामने, बिजनेसमैन है, तो एज ए बिजनेसमैन उनका एक धर्म है। परंतु उनका एक पति होने का भी धर्म है, उनका एक, जब पिताजी माताजी जिंदा थे तो एक बेटे होने का भी धर्म था, उनका एक पिता होने का भी धर्म है, उनका इस RWO के मेंबर होने के नाते भी एक धर्म है, और भारत का एक नागरिक, एक गण होने के नाते भी एक धर्म है। और अगर हम लोग जो जो हमको हमारा धर्म मिला हुआ है उसका, उस रोल को हम ठीक तरीके से करते रहें तो भारत की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं। कुछ मामलों में हमारा साझा धर्म है, हम साझे काम भी करते हैं। देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क मंत्री हैं, परंतु पूरे के पूरे रिसोर्सेज, मैन पावर तो देश की है और सड़कें हम बनाते हैं, परंतु उन्हीं सड़कों पे रॉन्ग साइड पे भी हम ही चलते हैं। उन्हीं सड़कों पे चलती हुई गाड़ी में से भरा हुआ लिफाफा फेंकते हैं जिसमें कूड़ा होता है, वो भी हम ही करते हैं। पेमेंट्स बनाते हैं, पर पेमेंट्स को इनक्रोच भी हम ही करते हैं, तोड़ते भी हम ही हैं। और पब्लिक टॉयलेट्स, स्वच्छ भारत, मेरे ख्याल इस सेक्टर के आसपास ही 15-20 पब्लिक टॉयलेट होंगे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। नई चीज़ है, पहले पब्लिक टॉयलेट देखने को नहीं मिलते थे। पर मैं जब आता हूँ, शाम को इधर से निकलता हूँ, तो सेक्टर 18 की मार्केट के पास वो बिजली घर है एक, तो वहाँ पे स्कूटर और गाड़ी खड़ी करके लोग उसी जगह का उपयोग कर रहे होते हैं। तो ये सब भी तो हम ही को ठीक करना है। यदि हम सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते रहें तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम किसी समय विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, उसमें हम अलग से बात कर सकते हैं। 300 साल में हम नीचे आ गए और गुलामी की वजह से, गुलामी की जंजीरें तो हमने तोड़ दी और जो अर्थव्यवस्था पर भी जंजीरें थी वो भी एक एक करके टूट रही है। आज का भारत 1947 का भारत नहीं है। तो मैं फिर दोहराता हूं, यदि हम अपने धर्म का पालन करते रहें तो उस उज्जवल भविष्य की प्राप्ति दूर नहीं, जब किसी घर में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बिना इलाज के नहीं मरेगा और सबके सर पर छत होगी और सबके सम्मान मिलेगा। और यह कोई स्वप्न या केवल संभावना नहीं है। अगर हम परिश्रम करें, लगन से लगें, ईश्वर के आशीर्वाद से ये सब संभव हो सकेगा। और मैं अपनी बात आज की इस शेर के साथ समाप्त करना चाहता हूं, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। जय हिंद, जय भारत।